हेलो दोस्तों, एक और नए क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन भी समष्टि अर्थशास्त्र का है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, क्लास 12th के लिए, बीए बीकॉम के बच्चों के लिए। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीए बीकॉम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्लास 12th में भी काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो ये कह रहा है उत्पाद विधि। देखो विधि का नाम देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पाद विधि बोल सकता है, उत्पादन विधि बोल सकता है, मूल्य वृद्धि विधि बोल सकता है, या वर्धित मूल्य वृद्धि विधि बोल सकता है। देखो नाम एक ही है, ये चार मैंने यहीं पे एक बार में लिखवा दिए, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ आता है कि मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां बताइए। क्या लिखा हुआ आता है? मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां बताइए। मैंने चार लिखी हुई है, अभी पांच लिखी हुई है, मैं अभी और लिखने वाला हूं। क्लियर हो गया? क्योंकि बीए बीकॉम में थोड़ा और ज्यादा नंबर का आता है, तो मेनली बीए बीकॉम को देख के बनाया जा रही है। ठीक है ना, क्लास 12 बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यही है, कोई चेंज नहीं है इसमें, यही है। ठीक है, उनके इसमें भी 6 लिखने के लिए आ जाती है। समझ में आ गया? तो उत्पाद विधि के नाम से भी आ सकती है, उत्पादन के नाम से भी आ सकती है, मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी आ सकती है, और वर्धित मूल्य वृद्धि की विधि के नाम से भी आ सकती है। ठीक है ना, तो उत्पाद विधि, उत्पादन विधि, मूल्य वृद्धि विधि और वर्धित मूल्य वृद्धि संबंधी सावधानियां क्या होती है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है मध्यवर्ती वस्तुओं यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं के मूल्यों को मूल्य वृद्धि विधि में शामिल नहीं किया जाता। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि विधि में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। और ये मैंने आपको जब दोहरी गणना वाला कॉन्सेप्ट कराया था, वहां भी समझाया था कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनको शामिल नहीं करते, क्योंकि अंतिम वस्तुओं में ये ऑलरेडी शामिल हो रखी होती है। अगर यदि मध्यवर्ती वस्तुओं को फिर से शामिल किया गया तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो पहली क्या सावधानी आपको समझनी है, क्या सावधानी आपको अपनानी है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना है, केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करना है। अगर आपने फिर भी अपनी जिद करी और मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल किया तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पुरानी वस्तुओं, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, पुरानी वस्तुओं, जो पुरानी है। तो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को, क्या लिखा हुआ है, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को यानी सेल और परचेज को सकल घरेलू उत्पाद बोलो या मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। देखो सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं, या मूल्य वृद्धि बोलो, बात एक ही है। तो उसने बोला पुरानी वस्तुओं का जो सेल परचेज होता है उसको भी शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनके मूल्य को उस वर्ष में ही शामिल कर लिया गया होगा जब इनका उत्पादन हुआ था। यानी आज से जब मान लो 4 साल पहले इनका उत्पादन हुआ होगा तो तभी ये हो चुका होगा ऐड। तो आज बार बार आप, अब एक ही प्लॉट है, मान लो एक मेरे सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ है, वो आज मैंने सब मान लो 4 साल पहले वो बेचा था, अब 4 साल पहले बेचा था, तब से वो 20 बार और बिक चुका है। तो हर बार जब बिकेगा कि हर बार वैल्यू जोड़ते रहेंगे क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। तो पुरानी जो वस्तुएं होती है उनकी खरीद बिक्री को बार बार ऐड नहीं करते। पहली बार जब वो खरीदा या बेचा जाता है, पहली बार प्रोड्यूस हुआ होता है तभी उसको ऐड कर देते, बार बार नहीं करते। तो दो तो आपको ध्यान से समझनी है। पहला क्या बोला, मध्यवर्ती वस्तुओं को कभी भी शामिल नहीं करना, केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपने मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने की कोशिश करी तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, पुरानी वस्तुओं को का क्रय विक्रय शामिल नहीं करना, क्योंकि ये उसी वर्ष शामिल हो चुकी होती है जब इनका उत्पादन पहले हुआ होगा। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। जो हमने पुरानी वस्तुओं वाला पॉइंट पढ़ा था, तो पुरानी वस्तुओं पर जो हमने पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया था, उस पर जो दलाली होती है, जो कमीशन होता है भाई, जो ब्रोकरेज होता है, जो कमीशन होता है, को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। यानी पुरानी वस्तु का क्रय विक्रय तो शामिल नहीं हो रहा, बट उसमें जो दलाली है, जो कमीशन है, उसको शामिल करेंगे, क्योंकि कमीशन या दलाली से प्राप्त राशि एजेंटों की जो सेवाओं का पुरस्कार होता है। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो आप मान लो एक राम एक बंदा है, ठीक है, वो दलाल है। राम एक बंदा है, मतलब दलाल है, ब्रोकर है। ठीक है, वो उनका भी अपना एक पैसा होता है, अपना एक काम होता है। ठीक है ना, अब मान लो मेरा एक प्लॉट था, ठीक है, अब वो मान लो आपका एक प्लॉट था, ठीक है, आपका एक प्लॉट है, मान लो 70 गज का एक प्लॉट है।
अब वो प्लॉट आप जैसे आपने बेचा, आप बेचना होता तो भाई पता है आपको दलालों की जरूरत पड़ती है, उनके मतलब साथ ही बिकता है, मतलब उनका हाथ लगता तभी तो बिकता है, दलाल की जरूरत पड़ती है ना प्लॉट बेचने के लिए। तो आप उस प्लॉट को बेचना चाहते हो तो दलाल की जरूरत पड़ी, तो दलाल तुरंत उठता है, हाँ मैं बिकवा दूंगा, और वो बिकवा देता है। ठीक है, अब पता चला जिसने खरीदा वो भी बेचना चाहता है, और वो दलाल दोबारा खड़ा हो जाएगा, भाई जो राम है दोबारा खड़ा हो गया, भाई मैं बिकवा दूंगा। भाई वो दलाल क्या करता है, बार बार खटिया लगा करके वही प्लॉट, उसको पता है दलाल को कि भाई वो प्लॉट बार बार बिकने को तैयार है, मतलब वो प्लॉट जो है वो बार बार बिकने को तैयार है। वो क्या करता है, रोज वहां खटिया लगा के सो जाता है, कल प्लॉट दोबारा बिकेगा, परसों दोबारा बिकेगा। भाई दलाल खटिया लगा के सोने का मतलब क्या है कि वो जो दलाल को प्लॉटों के बारे में पता होता है, वो हर बार उसका दिमाग में रहता है कि भाई वो प्लॉट बिकने को हो रहा है, वो प्लॉट बिकने को हो रहा है, वो हर जगह उसकी निगाहें, हर जगह उसकी जानकारी रहती है कि भाई ये प्लॉट, तो क्या करता है वहां खड़ा हो जाता है, भाई ये प्लॉट मैंने बिकवाना है, ये प्लॉट मैंने बिकवाना है, ये तो करता है समथिंग ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट नॉलेज मुझे भी नहीं है, बट बिकवाता है ना, और फिर उस पर अपना कमीशन लेता है। इसका मतलब क्यों, वो प्लॉट बिकवाएगा और फिर उस पर अपना कमीशन लेगा, इसका मतलब वो सर्विसेज देगा, फिर उस पर अपना क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो वही तो लिखा हुआ है कि वो अपनी सेवाएं देगा फिर उस पर पुरस्कार लेगा, तो रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विसेज। भाई जो सर्विस दे रहा है उसके लिए रिवॉर्ड ले रहा है ना, तो रिवॉर्ड तो लेना चाहिए, भैया सर्विस देगा तो रिवॉर्ड तो लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसने बोला कि अगर आप पुरानी वस्तु का खरीद या बेचने वाला काम करते हो तो उसको शामिल मत करना, बट अगर पुरानी वस्तु को खरीद बिक्री करते हो और उस पर अगर दलाली कमीशन आता तो आप उसे ले सकते हो। यानी इसका मतलब राम अगर खटिया लगा कर लेटा पड़ा है और बार बार आप प्लॉट बिक रहा है और उसको बेच के मजे से कमीशन खा रहा है, तो उसको आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वो सर्विस तो दे रहा है ना, चाहे भूतों की तरह वही प्लॉट से चिपक चुका है, मर गया बेचारा, क्या नाम, उसकी आत्मा भी प्लॉट बेचने आ रही है, कोई बात नहीं, सर्विस तो दे रही है, पैसे देंगे उसे। ठीक है, मतलब वो पैसा ऐड करेंगे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, स्वयं के उपभोग के लिए यानी खुद के उपभोग के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्वलेखा उत्पादन, यानी स्वयं के लिए उत्पादन। स्वलेखा उत्पादन मतलब स्वयं के लिए उत्पादन बोलो, या स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल करते हैं। अगर आप स्वयं के उपभोग के लिए किसका, वस्तुओं का उत्पादन करते हो तो उसको शामिल करोगे, वस्तुओं का करोगे तो शामिल हो जाएगा, क्योंकि यह वर्तमान उत्पादन में योगदान देता है। कि भाई स्वयं को उपभोग के लिए करो चाहे देश के लिए करो, भाई वर्तमान के उत्पादन में तो वृद्धि कर रहा ना, तो उसको हमेशा क्या करेंगे, शामिल करेंगे। क्लियर है। ऐसे ही स्व उपभोग मतलब वही स्वयं के उपभोग के लिए सेवाओं के लिए, स्वभोग सेवाओं को, यानी स्वयं के उपभोग के लिए आप सेवाओं की बात कर रहे हो, सेवाओं को रेंडर करने की कोशिश करो, सेवाओं का मूल्य की बात कर रहे हो, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। तो अगर आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो स्वयं के उपभोग के लिए तो वो शामिल हो जाएगा, सेवाओं की बात करोगे तो उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बाजार मूल्य ज्ञात कर पाना क्या होता है, कठिन होता है। जैसे गृहिणियों की सेवाएं, मतलब जैसे हाउसवाइफ होती है, अब मान लो, ठीक है, इसका एग्जांपल समझो, जैसे समझो क्या कह रहा है, एग्जांपल देखो, जैसे मान के चलो आपको पता है कि जैसे मम्मी है, माँ घर पे मम्मी है, पोछा मार रही है, घर पे मम्मी क्या कर रही है, पोछा मार रही है। तो मम्मी कभी बोलती है कि मैंने पोछा मारा है, तो क्या नाम है, मुझे क्या नाम है, तुम्हें पता है मैंने पोछा मारा कितना काम किया, तुम्हें क्या पता मैं कितना मेहनत करती हूँ। ठीक है, ये लेक्चर तो आपने सुना होगा, बट आपने पलट के कभी ये बोला है, अरे मुझे पता तूने कितने का काम किया है या तुमने कितने का काम करा है, ऐसे कभी लैंग्वेज ऐसे यूज करी क्या, कभी नहीं की होगी। क्यों क्या किसी ने ये बोला है क्या, मुझे पता है 3,000 रुपए का काम किया, क्यों बगल में कोई नौकरानी है वो 3,000 रुपए लेके जाती है, भाई ऐसे कभी बोल ही सकते। भाई नौकरानी अगर 3,000 रुपए लेके जा रही है तो क्या नौकरानी और मम्मी को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। भाई माँ के पोछे में भी प्यार है और उस प्यार की कीमत आप नहीं अपना सकते, नहीं लगा सकते। अगर एक वेटर आपको पानी दे रहा है उस गिलास की कीमत आप लगा सकते हो, बट एक माँ अगर आपको पानी पिला रही है तो उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। ठीक है, वही ये पॉइंट समझा रहा है आपको, बात समझ आ रही है ना। अगर मान के चलो एक डंडा आपको पड़ रहा है किसी से, उसकी कीमत आप लगा सकते हो, पर वही बेलन है, वही चप्पल अगर घर पे पड़ रही है ना बेटा, उसकी कीमत नहीं लगा पाओगे। ठीक है, वही पॉइंट ये समझा रहा है। तो स्वभोग सेवाओं को, यानी जो खुद के उपभोग के लिए जो सेवाएं होती है उनको कभी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बाजार मूल्य नहीं निकल पाओगे आप, कभी नहीं निकाल पाओगे। अब बहुत बच्चे बोलते हैं घर के पीछे किताबों में तो लैंग्वेज ये तक लिखी रहती है, घर के पिछवाड़े में आपने सब्जी उगाई है, तो क्या उसे शामिल करेंगे नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे उसे शामिल नहीं करेंगे। ये बुक की लैंग्वेज है,
घर के पीछे आपने क्या करी है, सब्जी उगाई है, घर के पिछवाड़े में आपने सब्जी उगा रखी है, क्या उसे शामिल करेंगे ये राष्ट्रीय आय या नेशनल घरेलू आय में? तो हम बोलेंगे उसे शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि देखो इसकी जो बाजार मूल्य है उसको नहीं आप क्या है अनुमान नहीं लगा सकते। अब मान लो आपने छत पे जा करके 2-3 मिर्चियां लगा दी, या गमले में 2-3 मिर्चियां लगा रखी नीचे। अब आप मैंने बोला मिर्चा तो गली में 10 रुपए किलो चल रही है मान लो, तो आप बोलोगे नहीं मैंने ये 2 मिर्चा तो बड़े प्यार लाड प्यार से पाली है, ये तो मेरे लिए सोने से भी कीमती है, तो इसको फिर कीमत नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसलिए ऐसे किचन गार्डनिंग हो गया या हाउस वाइफ की सर्विस हो गया, इनका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ये बात दिमाग में रखनी है आपको। तो 5 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूं, फिर 3-4 जो 2-3 पॉइंट और है वो भी लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना, केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करना, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी शामिल होता है। अगर फिर भी आपने शामिल करने की कोशिश करी तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल नहीं करना, क्योंकि जब पहली बार ये इनका उत्पादन हुआ होगा तभी ये ऐड हो गई होगी, बार बार नहीं करना। नंबर 3, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर जो दलाली कमीशन होता है, चाहे वो बार बार ही हो, हर बार ऐड करना है, क्योंकि वो एजेंटों की जो सेवाएं हैं उनका पुरस्कार होता है, तो वो आएगा ही आएगा। उसके अलावा स्व उपभोग के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो करंट आउटपुट का यानी जो वर्तमान का जो उत्पादन है उसमें योगदान देता है। बट स्व उपभोग के लिए जो सेवाओं का उत्पादन है या सेवाओं को जो स्वभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करता, क्योंकि उनका बाजार मूल्य ज्ञात करना पाना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आप उसको अनुमान नहीं लगा पाओगे, उनके मूल्य का अनुमान। ठीक है, उदाहरण के लिए गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य यानी जो हाउस वाइफ है उनकी सेवाओं का मूल्य आप नहीं लगा पाओगे। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करो। अब आगे बढ़ते हैं, बट याद रखना, देखो ध्यान से इस वीडियो को ना ध्यान से देख लेना। अगर आपने पहली ये वाली सावधानियां पढ़ ली ना, मतलब ये उत्पाद विधि वाली, तो अगली जो आय विधि और व्यय विधि के ना वो बहुत यूं चुटकी बजाते याद हो जाएगी, याद रखना। तो इसको ना अच्छे से रट्टा मार लेना, वो अगली जो 2 वीडियो आएगी ना वो आपको मैं सच बता रहा हूँ 1 मिनट में याद हो जाएगी, 1 मिनट में। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। छठा पॉइंट देखो, जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं, जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं यानी खुद के मकान में रह रहे हैं, उनका भी आरोपित किराया यानी इंप्यूटेड रेंट, आरोपित मतलब होता है इंप्यूटेड, इंप्यूटेड रेंट, इंप्यूटेड मतलब जो एक्चुअल नहीं है बट फिर भी मान रहे हैं हम, निकाल रहे हैं, एस्टिमेटेड टाइप का, तो इंप्यूटेड रेंट भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि सभी मकानों का किराया मूल्य होता है, रेंटल वैल्यू होता है। हर मकान, सभी मकानों का क्या होता है, किराया मूल्य होता है, चाहे उनमें मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं या उन्हें किराए पर दिया गया, उससे मैटर नहीं करता। बात को समझो, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो हर घर की रेंटल वैल्यू होती है, ये आपको पता है। मान लो ये घर है, ठीक है, अब ये मेरे को घर बनाना तो आता नहीं बेटा, मान लो यही घर है, ठीक है ना। अब ये घर में मकान मालिक चाहे खुद रहे या ना रहे, वो मैटर नहीं करता। हर घर की रेंटल वैल्यू होती नहीं, हर घर का क्या होता है, किराया मूल्य होता है। अगर इसको किराए पे चढ़ाता तो मुझे 5,000 रुपये किराया मिलता, ठीक है, और किराया मिलता तो मैं उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करता, घरेलू आय में शामिल करता, मैं बोलता हाँ करता, मैं भाषण में आ गया। और अगर मैं इसको किराए पे ना चढ़ाऊं, मैं खुद उसमें रहूं, ठीक है, तो भी मैं मानता, अगर मान लो मैं इस किराए पे चढ़ाता, अगर मैं इसको खुद ना रहकर किराए पे चढ़ाता तो कितना मिलता, 5,000 मिलता, तो मैं मान करके कि 5,000 इसमें जुड़ना चाहिए, तो मैं इस हिसाब से जोड़ूंगा उसमें, खाली इंप्यूटेड मतलब आरोपित, मतलब एस्टिमेट करके जोड़ूंगा। बात समझ आ गया? तो उसने यही बोला है, जिन मकानों में मालिक खुद रह रहा है, यानी इसको किराए पे दिया नहीं, खुद रह रहा है, उनका भी किराया शामिल करना है, क्योंकि सभी मकानों का किराया मूल्य होता है, चाहे मकान मालिक खुद रहे चाहे फिर उसे किराए पे दे, उसे मैटर नहीं करता। आप समझ में आ गया? वेरी गुड। उसके बाद अलावा अवैध गतिविधियों, अवैध मतलब इलीगल एक्टिविटीज, समझ, चोरी चकारी, एक्सपर्ट हो, वेरी गुड, ठीक है। तो इलीगल एक्टिविटीज से संबंधित क्रियाओं को भी मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। बेटा मूल्य वृद्धि का किसी भी विधि में इलीगल एक्टिविटीज तो कभी शामिल हो ही नहीं सकती, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चोरी चकारी जो होती है, चकारी बोलते हैं ना, हाँ, डकैती पकैती, ऐसी चीजें तो भाई शामिल हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी, जो विशेष जो डेटा इनपुट होता है वो शामिल होगा ही नहीं आपके पास, विशेष जानकारी उपलब्ध होती नहीं है, इसमें उपलब्ध नहीं होती। और कभी बताओ चोरी चकारी से संबंधित जानकारी कभी पूरी तरह से उपलब्ध होती है? कभी नहीं। तो इससे संबंधित कोई विशेष जानकारी इसमें उपलब्ध नहीं होती और ये कानूनी तौर पर अवैध होती है।
है ना, ये इलीगल होती है, इलीगल एक्टिविटीज तो वैसे भी शामिल नहीं हो सकती। तो 7 के 7 पॉइंट हो गए। मैंने तो दोबारा क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इस वाले को 7 पॉइंट को अच्छे से पढ़ लो तो अगली अगली जो दो वीडियोस आने वाली ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आय विधि, व्यय विधि और ये मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां पेपर में आती है। आपको पता है 7 नंबर की आती है, बीए बीकॉम में 7 नंबर, 5 से लेकर 7 नंबर की, और 12वीं क्लास में 3 से लेकर के 6 नंबर में, यानी 3 से लेकर 6 तो नहीं पहुंचता, अब तो कम हो गया ना, 3 से लेकर 4 नंबर में पहुंचती है। तो सभी आराम से सुने, मैं एक बार बंद करने से पहले रिपीट कर रहा हूं सब 7 के 7 पॉइंट। देखो, पहला, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते क्योंकि इनका मूल्य अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी शामिल होता है। अगर फिर भी आपने शामिल किया तो इसे दोहरीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बात समझ गया। नंबर 2, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल, या पुराने मकानों चाहे वस्तु हो, उनका क्रय विक्रय जो है शामिल जो है नहीं होगा, क्योंकि ये जो पहली बार जब इनका जो उत्पादन हुआ होगा तभी ये शामिल हो चुके होंगे, अब इनको दोबारा नहीं लेना। बट इनका जो पुरानी वस्तुओं या पुराने मकान है, इनका जो दलाली या जो कमीशन होता है, ठीक है, व्यापारियों का जो जो व्यापारी होते हैं ना, इनका जो दलाली या जो कमीशन होता है, ठीक है ना, ब्रोकरेज का कमीशन होता है, इनको शामिल कर सकते हो, क्योंकि इनके ये जो एजेंट होता है इनका ये क्या होता है, रिवॉर्ड होता है, इनका जो सेवाएं जो उन्होंने प्रदान की होती है ना, उनकी क्या होता है, उनका पुरस्कार होता है। ये समझ में आ गया। मैं रिपीट क्यों करता हूँ बच्चे, आपको यही याद हो जाए, इसीलिए जो वीडियो देख रहा हूँ ना उसको वीडियो में ही याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, गला फाड़ता रहता हूँ बार बार, ठीक है। वरना भाई साहब एक बार बता के वीडियो को 3-4 मिनट में खत्म किया जा सकता है हर बार, ठीक है ना। सुनना, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट सुनना, स्वयं के उपभोग के लिए अगर आप वस्तुओं का उत्पादन करते हो तो उसे शामिल करेंगे, क्योंकि वो जो वर्तमान का जो उत्पादन होता है उसमें क्या योगदान देता है। बट अगर स्वयं के उपभोग के लिए सेवाओं का अगर आप उत्पादन करो, सेवाओं को प्रदान कर रहे हो, तो उसको शामिल नहीं करते हैं। स्वभोग सेवाओं का मूल्य मूल्य वृद्धि में नहीं आता। क्यों? उसका बाजार मूल्य नहीं निकाला जा सकता। जैसे मैंने कहा था किचन गार्डनिंग, मतलब कि घर के आगे पीछे आप पौधे उगा लेते हो, वो नहीं आता, कभी भी शामिल नहीं होगा, उसको कभी उत्पादन नहीं बोलते, याद रखना, ठीक है ना। और दूसरा, ये गृहिणियों की सेवाएं, उसको कभी शामिल नहीं करते। समझ में आ गया। और इसके अलावा मैंने ये कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, जो आपका जो ये मकान वाला, स्वयं के मकान में रह रहे, जिन मकानों में मालिक स्वयं रहते हैं, उनका जो आरोपित जो किराया होता है उसको भी शामिल करना है, क्योंकि सभी मकानों का क्या होता है, किराया मूल्य होता है। फिर जिनमें मकान मालिक चाहे स्वयं रह रहे हो या किराए पे दिए, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है ना। फिर चाहे उनमें मकान मालिक स्वयं रह रहे हो या उन्हें किराए पर दिया गया। और अवैध गतिविधि वालों को तो करते ही नहीं है, क्योंकि उनका डेटा इनपुट यानी जो उनका जो जानकारी है वो वैसे भी उपलब्ध नहीं होती, और ये इलीगल मानी जाती है, अवैध मानी जाती है। बात समझ आ गया। चलो मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, खाना खाने का टाइम हो चुका है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।